नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा नया कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं यह विशेष कार्यक्रम, और आज की बड़ी बहस है एक फिल्म पर। आप समझ तो गए ही होंगे, ये बात हम फिल्म धुरंधर पर छिड़े विवाद की कर रहे हैं। यह फिल्म मुख्य रूप से कराची के गैंगवॉर और पाकिस्तान में भारत के खिलाफ चलाए जा रहे आतंकवाद के सिस्टम, उसकी साजिश और योजना पर आधारित है। तो पाकिस्तान को तो इससे मिर्ची लगे, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अपने ही देश भारत में भी, भारत के अंदर भी कुछ लोगों को इस फिल्म से आपत्ति क्यों है, ये तो वाकई अजीब बात है। लेकिन हम आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करके इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा इस मामले पर देख लीजिए कुछ प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले बात कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई की। उन्होंने फिल्म धुरंधर को कई देशों में बैन किए जाने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन देशों को लगता होगा कि फिल्म गलत है या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है, इसीलिए तो बैन लगाना उनका हक है। बिल्कुल बराबर है। आजकल वैसी फिल्म निकल रही है, कश्मीर फाइल्स। आजकल बीजेपी के जो लाइन रहती है, उनकी जो जिन्होंने गलत राजनीति है, वो राजनीति दिखाने से उनको खुश करने वाली जो फिल्में निकली हैं, उसको वो कोई बैन करेगा तो गलत क्या बात है। और यहाँ वो इस तरह की फिल्म निकालना बिल्कुल गलत है। वहीं कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्में बनी ही हैं। कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, उड़ी पर बनी फिल्म और अब धुरंधर। बीजेपी आज से नहीं बल्कि काफी समय से ऐसी कई फिल्में बनवा रही है। ये सभी फिल्में राजनीतिक रूप से प्रेरित होती हैं। प्रोपेगेंडा फिल्में, कश्मीर फाइल है, केरला फाइल्स है, उरी पर बनी हुई है, धुरंधर है। ये बीजेपी आज से थोड़ी बना रही है, काफी दिनों से बना रही है। कई फिल्में बनाते हैं और ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। वहीं राज्यसभा के सांसद उज्जवल निकम, जो अब भारतीय जनता पार्टी में, और साथ ही उज्जवल निकम जो है वो मनोनीत सदस्य भी हैं राज्यसभा के, और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अदालती लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा इस मूवी में 26/11 के आतंकी हमले और हमारे देश में जो आतंकी हमले हुए, उसकी साजिश पाकिस्तान में कैसी रची गई थी, ये दिखाया गया है। हम फिल्म का बायकॉट करते हैं तो इसका मतलब तो यही है कि फिल्म में सच्चाई है। जहां तक मैंने सुना है कि इस मूवी में 26/11 के आतंकी हमले और हमारे देश पे जो आतंकी हमले हुए, उसकी साजिश पाकिस्तान में कैसी रची गई। जहां तक मैंने बड़े बड़े टेररिस्ट के खिलाफ ट्रायल चलाई हैं, 26/11 का हमला हो या 12 मार्च 93 का मुंबई बम ब्लास्ट हो, और मैंने ये पर्सनल देखा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद से किस तरह से भारत पर हमला करने का बढ़ावा दिया जाता है। और इसलिए इस प्रकार एक नादानी कदम मैं कहूंगा कि इस प्रकार अगर बायकॉट करते हैं फिल्म तो इसका मतलब यही है, फिल्म में दिखाई गई घटना सच्चाई है। तो आपने देखा कि फिल्म को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, और फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे, क्योंकि इस फिल्म के एक बेहद विशेष कलाकार भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज राष्ट्रमंच पर यह बड़ी बहस हम कर क्यों रहे हैं। आज राष्ट्रमंच पर हम कुछ सवाल कर रहे हैं कि क्या क्या दिखाया गया है फिल्म धुरंधर में, हम इसकी पड़ताल करेंगे। इसके बाद बात करेंगे सवाल नंबर 2 में कि पाकिस्तान को इससे क्यों मिर्ची लगी, और इसके बाद बात करेंगे कि खाड़ी देशों ने रोक तो लगाई लेकिन कहा क्या इस पर। चौथा सवाल होगा कि आतंकवाद पर फिल्म से भारत के ही कुछ लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है, और पांचवा और आखिरी सवाल कि क्यों कर रहे हैं अपने ही देश के कुछ लोग इस फिल्म का विरोध। इन सभी बातों की पड़ताल करेंगे आज के राष्ट्रमंच में। लेकिन जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको कहा कि आज सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे एक विशेष मेहमान से, जो कि कलाकार हैं इस फिल्म में, धुरंधर में। राकेश बेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
शुक्रिया जी, थैंक यू। दूरदर्शन पर, डीडी न्यूज पर, राष्ट्रमंच पर। और राकेश बेदी जी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि राकेश बेदी जी का नाता दूरदर्शन से भी रहा है। दूरदर्शन के धारावाहिकों में भी हमने इनको देखा है। और फिल्म धुरंधर में एक कलाकार जमील जमाली, मैं सही हूं राकेश जी? बिल्कुल, हाँ जी, जी, जमील जवाली। इसी किरदार से, क्योंकि वो फिल्म मैंने देखी है। जरा ये बताएं कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले जो आपका किरदार है, सबसे पहले एक दर्शक के रूप में तो मुझे लगा कि कहां पर जो है खबरी लाल जैसी भूमिकाएं हैं वो भी हमने आपकी देखी हैं, और ये जमील जवाली की भूमिका हमने देखी। निश्चित रूप से एक गजब का वेरिएशन आपके अभिनय में दिखाई पड़ा। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप जब ये फिल्म बना रहे थे राकेश जी, कहीं जहन में ये बात थी कि इसका विरोध भारत के अंदर भी कुछ लोग करेंगे? बिल्कुल ऐसा ध्यान नहीं था कि भारत के अंदर विरोध होगा। मुझे ऐसा लगा कि भारत के सभी लोग इस फिल्म को बहुत सराहेंगे, जो एक्चुअली सराह रहे हैं। 99% तो सराह ही रहे हैं। एक 1% ऐसा है तबका जो ये कहते हैं कि फिल्म गलत है। मुझे समझ नहीं आता कहाँ गलत है। मुझे तो ये लग रहा है कि जो सच्चाई थी वही दिखा। ऐसा तो नहीं है कुछ मन घड़न दिखा दिया है कि भाई 26/11 नहीं हुआ था, पार्लियामेंट अटैक नहीं हुआ था, सब कुछ जो हुआ था वही तो दिखाया है। और उनके हैंडलर्स की स्पीच भी दिखाई है। तो वो स्पीच भी सही है, जो हुआ था वो भी सही है, तो फिर गलत कहाँ है? जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह का आप अब जाकर के राकेश जी देख रहे हैं कि इस फिल्म पर बहस छिड़ी है, ठीक है, और हुआ तो यह है कि पाकिस्तान के कहने पर खाड़ी के कुछ देशों ने भी इस पर बैन लगाई है, इस मूवी पर। यह भी एक सच्चाई है। लेकिन बैन तो उन्होंने लगाई है, लेकिन खाड़ी देशों ने यह बात कही है कि देखिए ये पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ तो फिल्म है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे करतूत हैं, लेकिन ये किसी समुदाय के खिलाफ फिल्म नहीं है। अपने यहां कुछ लोग, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा राकेश जी, कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें एक समुदाय का गलत चित्रण किया गया, एक विशेष वर्ग का गलत चित्रण किया गया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। मेरे ख्याल से फिल्म में एक सिंगल मोमेंट, एक सिंगल सीन, सिंगल डायलॉग ऐसा नहीं है जो किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कोई बात कही गई हो। एक कहानी एक चल रही है, और वो कहानी में 99% जो उन्होंने कहा है कि ये सब ट्रू इंसिडेंट से आधारित है। ये किसी एक आदमी की कहानी नहीं है। ये बहुत सारी सच्चे इंसिडेंट्स को जोड़कर एक कहानी बनाई गई है। उसमें एक हीरो है, तो इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी वन पर्सन, बट इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। और आज देखिए सब निकल के आ रहा है पाकिस्तान से कि वो रहमान डकैत भी था, और उजैर बलोच भी था, और खनानी ब्रदर्स भी थे। तो सब नाम थे वहां पर, ऐसा तो नहीं कि नाम नहीं थे। और जो वो काम करते थे वही तो काम दिखाए हैं इस फिल्म में। तो ऐसा कुछ, हालांकि मे भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कभी कोई फाइट ज्यादा लंबी हो गई हो या कुछ खून खराबा ज्यादा दिखा दिया हो, लेकिन टॉर्चर तो होता ही है। जब एक स्पाई पकड़ा जाता है तो कहां कहां से गुजरता है, उस पर क्या क्या होता है। और बल्कि हमारे देशवासियों को तो सुकून की सांस लेनी चाहिए कि हमारे लिए कुछ लोग क्या क्या सह रहे हैं। मैं अभी तुरंत राकेश जी तुरंत आपके पास मैं लौटूंगा। कुछ और सवाल आपसे जरूर लेने हैं इस फिल्म के बारे में, लेकिन कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, उसको जरा हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के बिहार सरकार में मंत्री हैं, एनडीए सरकार में। और नितिन नवीन जो कि एक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, उनको भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नितिन नवीन जो कि वहां पर सड़क परिवहन मंत्री बिहार सरकार में रहे हैं और अच्छा काम किया है, उनके काम की चर्चा काफी हुई है सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर। उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदों पर रहे हैं और बिहार सरकार में अभी भी नितिन नवीन मंत्री हैं और छपरा के इलाके से आते हैं नितिन नवीन। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार से विधायक हैं। ये बांकीपुर वैसे पटना में पड़ता है, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, वहां से वो 4 बार के लगातार विधायक हैं और मंत्री पिछली सरकार में भी थे और इस बार भी मंत्री हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस ब्रेकिंग न्यूज पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र बताइए, नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, ये बताइए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिहाज से बहुत बड़ी जिम्मेदारी कही जाएगी। नितिन नवीन के चुनाव के पीछे क्या रहा शैलेंद्र?
देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला फैसला है कि जब ये चर्चा हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के ऐलान के बाद, और हम जानते हैं कि आज उनका नाम औपचारिक तौर पर घोषित भी कर दिया गया, कल उन्होंने नामांकन किया था, और बीजेपी संगठन के लिहाज से जो 37 राज्य जाते हैं उसमें कहा जाता है कि जब आधे से ज्यादा राज्यों में चुनाव हो जाता है तब पार्टी के अध्यक्ष की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे में अब वो रास्ता पहले ही साफ हो चुका था। 30 से ज्यादा राज्यों में हम जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान हो चुका है, और इंतजार इस बात का हो रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चयन की प्रक्रिया है वो जल्दी वो शुरू होगी। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान बहुत चौंकाने वाला फैसला है। और नाम भी आप देखिए, पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार में पहले भी वो मंत्री के तौर पर काम किए थे, नितिन नवीन युवा चेहरा है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर संकेत ये थे कि जैसे ही तरह से 14 जनवरी के बाद हम जनवरी के अंत में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान देख सकते हैं, उसकी चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत देख सकते हैं। लंबे समय से हम जानते हैं कि बीजेपी में बार बार ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है, और जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था और उसके बाद उनको लगातार एक्सटेंशन मिल रहा था। तो ऐसे में इंतजार ये था कि उत्तर प्रदेश के और गुजरात के प्रदेश अध्यक्षों के ऐलान के बाद फिर ज्यादा समय नहीं बचेगा, 1 महीने बाद ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान करना ये बहुत चौंकाने वाला फैसला है। और नाम भी आप जानते हैं कि बिहार के पटना में बांकीपुर विधानसभा से आते हैं नितिन नवीन के, और राज्य में मंत्री हैं, बहुत ऊर्जावान और युवा चेहरा है। बीजेपी की राजनीति में, बिहार की राजनीति में बहुत तेजी से ऊपर आए हैं, संगठन में बहुत तरह से देखे मिलकर काम किया। तो अब सबसे थोड़ी देर पहले उनके नाम का ऐलान किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाना ये दिखाता है कि अब जल्द ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें भी बहुत देर नहीं है, उसमें भी एक तरह से कहे कि वो अब समय आ गया है, ये भी एक इस बात का संकेत है। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान निश्चित तौर पर चौंकाने वाला फैसला है, और साथ ही साथ नितिन नवीन का नाम शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपने खुद जिक्र भी किया कि ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाना अपने आप में चौंकाने वाला फैसला है, लेकिन जरा ये बताइए कि भाजपा के अगले अध्यक्ष के नाम की भी तो चर्चा है, उसमें इस फैसले का क्या कुछ असर पड़ सकता है? जी, हम देखते हैं कि कई बार जब अध्यक्ष के नाम से पहले ये महसूस किया जाता है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष होना चाहिए, तो एक अंतरिम व्यवस्था होती है। हमने देखा है कि इससे पहले महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि एक अंतरिम तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, फिर अध्यक्ष का चयन किया गया। तो ऐसे में चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो रही है, इस बात को सभी जानते हैं। तो इस बीच एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का एक संकेत है कि तब तक के लिए ये एक अंतरिम व्यवस्था है। और हम ये सब, अब इससे एक संकेत स्पष्ट मिला है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में ज्यादा देरी बीजेपी में होने वाली नहीं है। यानी कि अब जब बड़े प्रमुख प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो चुका है और परिषद का ऐलान हो चुका है, क्योंकि बीजेपी में एक व्यवस्था है कि राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चयन के बाद ही एक तरह से देखें कि अनुमोदन होता है। जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है उसमें जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसके नाम का अनुमोदन होता है। तो वो प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो चुकी है। हर राज्यों से किन सदस्यों का राष्ट्रीय परिषद में चयन होना है, प्रदेश अध्यक्षों का चयन हो चुका है, केवल कुछ ही राज्य बाकी है। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान जनवरी में 15 जनवरी के बाद ये कहा जा रहा था कि उसमें जल्द ही फैसला हो सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। बहुत बड़ी खबर, और निश्चित रूप से यह फैसला चौंकाने वाला भी। लेकिन नितिन नवीन पार्टी के बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, समर्पित नेता रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये बात गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज पर, इस बड़ी खबर पर। और अब हम लौटते हैं आज की जो हम बड़ी बहस कर रहे हैं राष्ट्रमंच में, और हमारे साथ जो फिल्म धुरंधर के धुरंधर कलाकार राकेश बेदी जी भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास एक बार फिर से लौट कर जाते हैं। राकेश जी, अभी हमने एक बात की थी कि क्या फिल्म बनाने वक्त थोड़ा सा भी एहसास था कि भारत के अंदर भी इसका विरोध हो सकता है? आपने उसका जवाब दिया। अब मैं आपसे उसको थोड़ा और बदल कर पूछता हूं, क्या यह एहसास था कि फिल्म जिस कथानक पर बन रही है इसका विरोध पाकिस्तान इस हद तक करेगा कि वहां पर कोर्ट में भी मामला चला गया है, और खाड़ी देशों से बोल करके पाकिस्तान ने इस पर कुछ देशों में प्रतिबंध भी लगवा दिया है? देखिए, क्या है कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती ना, हिंदुस्तान में नहीं चलती, तो इसको कोई नहीं पूछता।
इसके बारे में कोई रिएक्ट ही नहीं करता, ना पाकिस्तान में रिएक्ट करता, ना अरब देशों में रिएक्ट करता। लेकिन क्योंकि फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आ रही है लोगों को, मैं आज सुबह अहमदाबाद से आया हूँ, मेरे फ्लाइट में मेरे बगल में एक साहब बैठे हुए थे, मुझे देखकर उन्होंने पहचाना, बड़े खुश हुए और बोला कि साहब मैं 3 बार देख चुका हूँ, चौथी बार जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो और 3.5 घंटे की फिल्म एक हफ्ते में अगर किसी आदमी ने 3 बार देखी है तो सोचिए अपने काम से कितना समय निकाला होगा। तो ये अगर यही फिल्म फ्लॉप हो जाती तो इसके बारे में एक रिएक्शन नहीं आता कहीं से, लोग बड़े खुश होते कि हाँ भाई आपने ऐसी फिल्म बनाई थी तो फ्लॉप तो होगी। लेकिन अब क्योंकि हिट हो गई तो हर जगह से उसका एक प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि लोगों को वो मे भी शायद अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई इतनी फिल्म चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं इस बात। एक बात और राकेश जी, अभी जो हाल में हमने ट्रेंड देखा जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का प्रचलन हुआ है, ओटीटी पर फिल्में आ रही हैं, ओटीटी पर बहुत सारे जो धारावाहिक हैं वो आ रहे हैं, सीरियल्स आ रहे हैं, ऐसे में एक सुखाड़ टाइप का महसूस किया जा रहा था थिएटर में, सिनेमा हॉल में। आपको लगता है कि धुरंधर कुछ गिनी चुनी फिल्मों में शामिल हो रही है जिसने इस सुखाड़ को खत्म किया है, जो एक महसूस किया जा रहा था कि दर्शक कम आ रहे हैं सिनेमा हॉल में, मूवी हॉल में फिल्में देखने के लिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर 4-5 साल के बाद हमारी जो इंडस्ट्री है एक तरह के स्लंबर में आ जाती है कि आप कोई हट के काम कुछ नहीं करते हैं, आप एक रन ऑफ द मिल काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब वॉर फिल्म बन रही है तो वो भी वॉर के ऊपर बन रही है, मतलब तो वो भी सिर्फ गोलियां ही चल रही हैं, या एक लव स्टोरी बन रही है तो नॉर्मल लव स्टोरी बन रही है जो आपने बहुत बार देखी हुई है। हाँ, कभी गाने वाने हिट हो जाते हैं तो फिल्म चल जाती है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म जो कि बिल्कुल किसी ने रिस्क लेकर बनाई है कि अगर वो फ्लॉप हो गई तो करोड़ों के नीचे आ जाएगा और जिंदगी भर उसके नीचे ही दबा रहेगा। इतना बड़ा रिस्क लेकर ये फिल्म बनाई गई है, तो इसके लिए एक दाद भी तो बनती है बनाने वालों की। बिल्कुल, आदित्य धर की बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए। और राकेश जी, हमने ये देखा कि फिल्म का जो आखिरी दृश्य है वो ये भी कह रहा है कि जल्द ही आ रहा है इसका सीक्वल, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? और क्या हम जो जमील जमाली साहब हैं उनके किरदार को और आगे बढ़ते हुए देखेंगे आपके रूप में? देखिए, मुझे मेरी प्रोडक्शन की तरफ से सख्त हिदायत है, मैं समझता इसके बारे में कुछ ना कहूं, क्योंकि ये जितना एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा उतना ही, मुझे अभी कई ऐसे मैसेज आ रहे हैं, आज ही आए हैं, हर रोज आ रहे हैं कि सेकंड पार्ट का इंतजार होते नहीं बन रहा। बिल्कुल, मैं समझता हूं इस बात को, मैं बिल्कुल इस फॉर्मूले को समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो निर्देशक हैं, आपकी टीम है, वो जरूर ये चाहेगी कि इसको एक रहस्य के तौर पर रखा जाए ताकि लोगों में वो रोमांच बना हुआ रहे और वो निश्चित तौर पर इंतजार करें एक सीक्वल का। आप अगर इस बहस में और जुड़े रहना चाहें, आपके पास समय हो तो बहुत बहुत स्वागत है, नहीं तो आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बेदी जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी से सीक्वल के लिए भी शुभकामनाएं दे रहा हूं और इसमें जो जबरदस्त कामयाबी मिली है इसकी ढेर सारी बधाई आपको जी। बहुत तो राकेश बेदी इस फिल्म के जो एक प्रमुख कलाकार हैं वो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे। आगे चलकर हम आज बड़ी बहस इसी पर करने वाले हैं कि पाकिस्तान को जो मिर्ची लगी है वो बात समझ में आती है, जिसकी अभी हमने बात की भी, लेकिन अपने देश में क्या आपत्ति क्या है? आतंकवाद को लेकर के एक फिल्म बनी है, कराची के गैंगवॉर का दिखाया गया है और जिस तरह से वहां पर मोड ऑफ ऑपरेंडी जो वहां आतंकवाद जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर काम करता है, इस पर मोटे तौर पर यह फिल्म है, मुख्य रूप से यही है। लेकिन फिर अपने यहां इस पर क्या आपत्ति है, इस पर बड़ी बहस करेंगे एक ब्रेक के बाद। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच डीडी न्यूज पर, जिस पर हम बड़े विषय पर बड़ी बहस करते हैं। और आज बड़ा विषय हमारा क्या है? आज बड़ा विषय है फिल्म धुरंधर। कितने विरोध अंदर यानी कि भारत के अंदर भी इस फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है? आखिर इस फिल्म में है क्या जिसको लेकर इतना बड़ा इसका विरोध हो रहा है? हमने आपको सवालों के जरिए बताया भी कि आज बड़ी विषय, इस बड़ी बहस में राष्ट्रमंच पर हम कौन से विषय पर और क्या बातें करने वाले हैं कि फिल्म धुरंधर में क्या क्या कुछ दिखाया गया है। आप में से जिन्होंने इस फिल्म को देखा होगा उन्होंने तो समझ लिया होगा। करीब करीब 3.5 घंटे की ये मूवी है। उसमें विस्तार से जो कराची का गैंग वॉर है, जो कि एक सत्य कथा है, वो दिखाया गया है। और यह भी कि भारत के खिलाफ आतंकवाद की जो साजिश है वो वहां किस तरह से काम करती है, उन सब चीजों को दिखाया गया है। आज इसी पर बड़ी बहस कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ सैयद जवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के समर्थन में खुलकर और बहुत ही जबरदस्त ढंग से बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत सैयद जवाद भाई। साथ में दिव्यांश काला, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और खास तौर पर जो रक्षा सुरक्षा वाला मामला है, क्योंकि फिल्म में हमने बताया कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है उसके कार्य को लेकर के भी, उसके एक मिशन को भी इस फिल्म में दिखाया गया है। अगर आपने मूवी देखी है तो जरूर समझ जाएंगे। तो दिव्यांश काला, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत दिव्यांश जी आपका भी। और आगे चलकर हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले सैयद जवाद भाई के पास। जवाद भाई, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल कि आपने मूवी देखी है? देखिए, ठीक है, अच्छी बात है। देखने के बाद जो आप चर्चा करेंगे ना, वो ज्यादा मुकम्मल चर्चा होगी। मुझे ये बताइए कि इस फिल्म में इतना तो मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ इसे कहा जा सकता है, वहां की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगर ये आपत्ति दर्ज कराती है तो उसकी आपत्ति को तो हम नोट कर सकते हैं। अपने यहां आपको इस फिल्म के विरोध का क्या औचित्य दिखता है? अभी हमने कुछ नेताओं की बातें भी सुनवाई थी। सैयद जवाद भाई जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लाल सिंह सर आपका। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, एक हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं जी कि किस तरीके से मूवीज़ आ रही हैं और किस तरीके से समाज के अंदर जो है ध्रुवीकरण की राजनीति उन मूवीज़ के सहारे हो रही है। ये पहली बात नहीं, और कांग्रेस के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी है। क्या लोकतंत्र के अंदर विरोध नहीं होता है? आपको याद होगा पठान मूवी आई थी, वो भी एक स्पाई के ऊपर थी। किसने विरोध करा था? कौन लोग थे? खुल करके भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उस वक्त के, उन्होंने तो खुल करके विरोध करा था। तमाम लोगों ने करा था। जब पद्मावत मूवी आई थी, हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक महिला इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस के लिए क्या क्या अपमानजनक बातें करी गई थी। कौन लोग थे? कोई तमाशा नहीं हुआ। रही बात जहां तक इस मूवी के ताल्लुक से बात कही गई, मैं कोई क्रिटिक्स नहीं हूं, लेकिन कभी कभार देखने का दिल करता है। स्टार कास्ट बहुत अच्छी थी, एक्टर्स बहुत अच्छे थे, म्यूजिक बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। लेकिन फिर जब एक सेगमेंट दूसरा हम देखते हैं, स्क्रिप्ट के ऊपर देखते हैं, ऐसा लगता है कुछ राजनीतिक चीज़ों से प्रेरित है। जिस तरीके से कैरेक्टर पूर्व विदेश मंत्री का प्ले करा गया, फिर उसके बाद एक और कैरेक्टर दिखाया गया NSA साहब का, उसमें ये दिखाया गया कि दूसरी जब गवर्नमेंट आएगी, जब ऐसी कोई राष्ट्रवादी गवर्नमेंट आएगी, तब हम जो है अपने प्लान का एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब आप बाईपास कर रहे हैं। आपको मौजूदा सरकार तनख्वाह देती है, आप तनख्वाह लेते हैं सरकार से, और आप मौजूदा जो गवर्नमेंट थी उसको आप बाईपास कर दे रहे हैं। ये आप कर रहे हैं, ये आप बता रहे विदेश नीति। तीसरी सबसे बड़े जो मुझे आपत्ति इस वक्त है, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान के प्रेशर के अंदर गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत सी जगह मूवीज बैन कर दी। उस बेगैरत मुल्क की इतनी औकात हो गई कि हमारे भारत की बनाई हुई मूवीज को बाहर जो क्या कर रहा हमारा विदेश मंत्री? अब कहां चली गई हमारी विदेश नीति? क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? कौन सवाल देखे? आपको विदेश नीति पर अगर हम सवाल खड़े करेंगे तो अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और समर्थक अभी राशन पानी लेकर के चढ़ बैठेंगे, लेकिन विदेश नीति से सवाल करेंगे। हाँ, डॉक्टर साहब तो मैं जानता हूँ बहुत पढ़े लिखे और सही। स्वागत कौशल भाई, हमारे डॉक्टर साहब भी मिश्रा जी, और बहुत बहुत स्वागत आतिकुर रहमान साहब आपका भी, जो रिसर्च स्कॉलर हैं इस्लामिक स्टडीज के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके पास आता हूं, पहले जवाद भाई बात पूरी करेंगे जी। तो वो मैं पूछ रहा हूं, ये अपनी विदेश नीति के ऊपर क्या हो गया? कोई भी आकर के विदेश नीति के ऊपर ज्ञान दे रहा है, विदेश नीति के ऊपर हम जब सवाल खड़े करते हैं तो कोई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। और अब बताइए, आप खुद ही कह रहे हैं पाकिस्तान के दबाव में, कि मतलब पाकिस्तान का दबाव इतना होने लगा हमारे ऊपर कि हमारे एक्टर्स की मूवीज जो है बाहर विदेशों में बैन करी जाने लगी। ठीक है, अगर कोई बात की आपत्ति हमने
बताई है या कोई चीज है तो हम इंडियंस ने ही बताई ना। वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले हमारे मुल्क की विदेश नीति? जवाब देना चाहिए सरकार को। मौजूदा विदेश नीति नहीं है, बात यह है कि कुछ खाड़ी देशों ने इस मूवी को पाकिस्तान के खिलाफ मानते हुए बैन किया। अच्छा, खाड़ी देशों के अंदर तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा दबदबा है, बड़े बड़े उनको पुरस्कार मिलते हैं, जाकर के मार ऐसी झप्पी पा लेते हैं कि ऐसा लगता है बिल्कुल मोहब्बत। अब बताइए विदेश नीति का सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, सैयद जवाद भाई ने कहा कि दो बातें, मुझे एक चीज तो मुझे समझ में आई कि फिल्म में वाकई ये बात है कि एक अधिकारी, बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि अभी इस फाइल को रखो, अभी दूसरी जब सरकार बदलेगी तब उनके कार्यकाल में इस पर काम होगा। हाँ, एक तो इससे आपत्ति रही। दूसरी बात इन्होंने कही कि खाड़ी देशों में अगर फिल्म बैन हुई तो क्या इसमें सरकार की, विदेश मंत्री की और केंद्र सरकार की कोई भूमिका है? बताइए। देखिए, पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। बिना मतलब के सब्जेक्ट को किस तरीके से राजनीति में घसीटा जाता है उसका ये बिल्कुल उम्दा एग्जाम्पल है। और घसीटने वाले कुछ कांग्रेस के लोग हैं, जैसा कि पता चल रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें उस पर न जाते हुए, क्योंकि इस पर राजनीतिक बहस है इसलिए मैं बोल रहा हूं। और आप जवाहर भाई ने 2-3 बातें उठाई। एक तो डोवल साहब के ऊपर सवाल उठाया, जो कैरेक्टर उसमें दिखाया गया है। तो जवाहर भाई, जब अटैक हुआ था तो डोवल साहब ही नहीं, जब 9/11 का अटैक हुआ, 26/11 का अटैक हुआ, उसके बाद जिस तरह से हमारी सेना ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए जी। और इस पे बहुत सारी किताबें भी आई हैं जिसपे ये भी कहा गया है कि अगर हम इस समय पाकिस्तान पे आक्रमण करेंगे तो हमारे देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे, ऐसा भी लिखा गया है। ये सब मेरे नहीं, ये सब अभी पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कुछ बात कही थी इस बारे में। जी, पी चिदम्बरम साहब ने भी कहा था इस तरह की बात, लेकिन उस पे न जाते हुए इस विषय पे रहता हूं। जब्बार भाई ने दूसरी बात एक उठाई कि आजकल कुछ सामाजिक ध्रुवीकरण का चल रहा है। तो जब्बार भाई साहब, मैं ये बताना चाहूंगा, मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ चलता हूं। हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ जी रहे, उनके जमाने में दीवार मूवी बनती थी तो कहा जाता था खुश तो बहुत होगे तुम, वो भगवान के मंदिर का सीन याद होगा। 746 नंबर 86 नंबर का बिल्ला लगा करके वो चलते थे, उसमें भी सांप्रदायिकता नहीं थी। गिरफ्तार मूवी में चादर आके गिरती है और वो बच जाते। ये इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम सब पूरे देश ने उनका समर्थन किया, वो हमारे सुपरस्टार हैं, आज भी माने जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, एक 1941 में एक उपन्यास लिखा गया था लालचंद जी, जिसके राइटर है चुगताई, और उस उपन्यास का नाम है लिहाफ। 1941 में ये मुस्लिम परिवार के ऊपर बनाई गई है और उसको हमारे यहाँ पिक्चर बनाई गई थी, एक फायर। उस फायर में जो शबाना जी हैं और नीना गुप्ता जी हैं शायद, उन्होंने उसमें 2 महिलाओं का रोल किया है। उसका नाम रखा गया था सीता और राधा। ठीक, उस पूरी पिक्चर को लिया कहां से गया? लिया गया एक मुस्लिम द्वारा रिटन एक उपन्यास जिसका टाइटल है लिहाफ, जिसके कैरेक्टर है मुस्लिम, और उसको हिंदू में दिखा दिया गया। उसको भी हमारे देश ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद आगे हम चलते हैं, हमने पीके देखी, उसमें जैसे शंकर भगवान के कैरेक्टर को भागते हुए दिखाया गया बाथरूम में। इस तरह के बहुत सारे इवेंट हुए। उसको सब लोगों ने, सारे देश ने उसको एंटरटेनमेंट की तरह लिया और आगे बढ़े। उसके बाद अगर हम आते हैं, अगर आज एक मूवी आई है, अब आप बताइए, केरला स्टोरी, वो फैक्चुअल है, साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस पे है। कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, इस तरह की मूवी आने से अगर किसी राजनीतिक दल को या विचारधारा वाले को कष्ट हो रहा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? अब धुरंधर एक ऐसी मूवी है जिसने मतलब ब्लॉकबस्टर टाइप की मूवी है, इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपके पास आप एक चीज गिनाना भूल गए। बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज गिनाना भूल गए आप। चक दे इंडिया का जो किरदार है, चक दे इंडिया का जो बड़ा वाला किरदार है, वो आप भूल गए थे। वो भी है, बताना था। चक दे इंडिया किरदार मीर रंजन नेगी, जिसको दिखाएगा कबीर खान, उसको भी हमने रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब, क्या धुरंधर फिल्म में आपके हिसाब से कुछ आपत्तिजनक है, कुछ विरोध करने लायक है, कुछ गलत है? अतिकुर रहमान साहब बताइए। जी, देखिए, मैं इस बात को क्लियर कर दूं लाल जी कि मैंने धुरंधर फिल्म नहीं देखी है, लेकिन काफी हमारे करीब के लोग जो देखकर आए,
और उन्होंने जो मुझे रिव्यूज दिए मैं उसी के बिना पर बात कर पाऊंगा। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, बताइए बताइए। जी, तो लाल जी देखिए, मैंने हमेशा से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब कभी ये कैंसल कल्चर वाली बात आती है कि भाई फिल्म्स को बैन कर दिया जाए, किताबों को बैन कर दिया जाए, तो मैंने हमेशा इसकी मुखालफत की है। ये सिनेमा की क्रिएटिविटी, राइटर्स की क्रिएटिविटी, हमारे जर्नलिस्ट की क्रिएटिविटी, इसके ऊपर ये रोक कैंसल कल्चर वाला मामला बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लोगों को लिखने दीजिए, फिल्में बनाने दीजिए, पोस्टिंग करने दीजिए। हमारे जो डॉक्टर रफीक जकरिया, जिनका मैं रिसर्च असिस्टेंट था, जब सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी थी प्रोफेट मोहम्मद के अगेंस्ट में, उसका जवाब दिया उन्होंने एक किताब के माध्यम से, मोहम्मद इन द कुरान, और बताया कि सलमान रश्दी ने क्या क्या खराब बातें और गलत बातें। अब बुक फॉर अ बुक, पोएम फॉर अ बुक, पोएम ऑफ पेंटिंग फॉर अ पेंटिंग। अब मैं इस पैनल के ऊपर आने के लिए इसीलिए राजी हुआ लाल जी, और आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपके कोऑर्डिनेटर ने, कि ये जो दोगलापन होता है क्रिएटिविटी के नाम पर, भाई अगर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आज सपोर्ट कर रहे हैं धुरंधर को, तो आपने कौशल कांत जी, आपकी पार्टी ने, हमारी मोदी गवर्नमेंट ने बीबीसी सीरीज को क्यों बैन किया? जब बीबीसी सीरीज ने बताया, कुछ अंश बताए उसमें गुजरात की स्टोरी को लेकर, तो आपने उसको बैन किया। जब स्मोकिंग काली नाम की एक लाल जी फिल्म आई, तो उसके ऊपर राइट विंग वालों ने बड़ी ऑब्जेक्शन लिया। तो लाल जी मैं साफ तौर पे आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एक फिल्म को बैन करने के पीछे लोगों की मंशा क्या है? रहमान साहब, आपके जो विचार हैं, आपके जो ख्यालात हैं, इसमें मुझे तो फिर ये लगता है कि आप द सैटेनिक वर्सेस के ऊपर बैन के भी खिलाफ हैं। आप लज्जा जो उनका उपन्यास था तस्लीमा नसरीन जी का, उनके भी खिलाफ है, उन पर भी बैन के खिलाफ है। मैं मानूं ये बात? जी लाल जी, मैंने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। नुपुर शर्मा से दूरदर्शन पे मेरा फेस ऑफ हुआ और मैंने नुपुर शर्मा को कहा कि आपने जो बात की गलती आपकी नहीं थी, लेकिन जो बात हमारी किताबों में गलती से दर्ज हुई है उस चीज को आपने पोर्ट्रे किया। और ब्लास्फेमी तो इस्लाम में, कुरान में एस्टेब्लिश ही नहीं होती है। तो जो मुसलमान ऑब्जेक्ट कर रहे थे, चाहे वो सलमान रश्दी को हो या नुपुर शर्मा को हो, ऑब्जेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी का काउंटर, उसके बाद दिव्यांश जी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, देखिए, जो बीबीसी की बात करें, विदेशी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई कोई भी कंटेंट जो करेक्ट नहीं हो उसको हम बैन कर सकते हैं, पर अपने देश में बनी हुई मूवी को खुद क्रिटिसाइज करना, सिर्फ इतना ही जवाब देना चाहूंगा। बाकी अतीकुर रहमान साहब अगर सारी बैन को क्रिटिसाइज करें तो मैं उनका स्वागत करता हूं। ठीक है, ठीक है। मैं अब दिव्यांश काला जी, अभी जब सैयद जवाद भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें एक आपत्तिजनक बात तो ये है कि जो एक बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये जो इनपुट्स आ रहे हैं ये अभी तो काम नहीं आएंगे, लेकिन जब सरकार बदलेगी, आगे चलकर कोई ऐसी राष्ट्रवादी सरकार आएगी, तो उस समय ये इनपुट्स काम आएंगे। ये मूवी में ऐसा है, मैंने भी देखा है। अब जरा ये बताइए कि क्या इसका सच्चाई से वास्ता है? क्योंकि आपने जिस तरह से इस चीज पर रिसर्च किया हुआ है, जो आपका अध्ययन है, उसमें आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा हुआ था क्या? लालचंद जी, आपको इस नए शो की सबसे पहले तो मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय पर आता हूं जी। एक अच्छी चर्चा हुई, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें, एक फ्रेमवर्क में अगर हम इसको देखें, स्टोरी लाइन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है शायद। कि केवल फिल्म गैंग वॉर या फिर मतलब कि आप अल्ट्रा शोविनिस्टिक कह के नकार नहीं सकते। दुनिया भर में आतंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है, उस बात को एक तो इस फिल्म ने समाज के विमर्श में व्यापक फलक पर रखा, एक ब्रॉड कैनवास में रख दिया। नंबर 1। नंबर 2, मूवी को ट्रोल कहना, ये बड़ा एक मतलब विमर्श की एक जो भाषा है, उस आप सामाजिक विमर्श की एक भाषा को किस प्रकार से संकीर्ण करने का प्रयास है, ये उसका उदाहरण भी है जी। अभी हाल में यूएस की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई, 2 बात उसमें महत्व की है। हमारे मित्र लोग सैयद जवाद भाई बैठे हैं और बाकी यूएस अमेरिका को लेकर के पूरे दुनिया भर में पिछले 7-8 महीनों से हंगामा काटे पड़े हैं, जिसका तथ्यात्मक रूप से शायद वो उसकी हवा भी निकली है। लेकिन एक बात
उसमें ठीक है। अभी हाल की जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, यूएस की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति कहती है पॉपुलर कल्चर का प्रयोग करके किस प्रकार से सबवर्जन को आगे ले जा सकते हैं। मतलब कि जिसमें मूवीज हो गए, थिएटर्स हो गए, ड्रामास हो गए, अभी नहीं चाहिए। एक तो उसमें उसके ऊपर उसमें नीति में पूरी बात करी। दूसरा, इस ही मूवी का विरोध किया 4 लोगों, तो उसका कारण है अभी तक भारत की ये जो 2014 जो टेररिस्ट, जो आतंक निरोधी नीतियां थी, और दिल्ली के लुटियंस मीडिया या लुटियंस एलिट जिस रोमांटिक इमेजिनेशन में आतंकवाद को देखता था जी, जिसमें अमन की आशा जैसी बेकार में बिल्कुल फ्लॉप मुहिम चलाई गई कि नहीं साहब आतंकवाद तो बड़ा मतलब कि यतीम लोगों के लिए हो रहा है, गलत हो रहा, मतलब इस प्रकार से कि नहीं ये भारत के कारण से आतंकवाद पल पूछ रहा है। उस प्रकार के रोमांटिक इमेजिनेशन को इस फिल्म ने ध्वस्त किया। अभी इसमें पैनल में पठान की बात हुई। पठान क्यों पसंद है? क्योंकि उस रोमांटिक इमेजिनेशन में सोचने की आदत है, उसी फ्रेम में देखना है कि साहब पाकिस्तान से बड़ा मतलब कि मरहूम राष्ट्र है, मरहूम देश, मतलब उसी फ्रेमवर्क में देखना है आपको। आपको समझना पड़ेगा दुनिया भर के अंदर ग्लोबल लिटरेचर इस बात का है कि पाकिस्तान भारत के लिए ऑपोजिशनल स्टेट के रूप में खड़ा हुआ है, उसका कारण ही विरोध है। मैं एक बस छोटा सा एक काउंटर, बस छोटा सा मुझे काउंटर, और ये भी बताइएगा कि क्या सच में 2014 को आप एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर एक कट ऑफ पॉइंट या एक पॉइंट देखते हैं, टर्निंग पॉइंट देखते हैं क्या? मैं बताऊं, मैं बहुत तथ्यात्मक रूप से बताता हूं। अभी अतीकुर रहमान साहब ने एक बात बोली कि साहब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, साहब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री केवल इस सरकार में आपत्ति हुई ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी जी ने बैन किया था उसको। इंदिरा गांधी जी ने बैन किया। 1975 में संसद में बहस हुई, सुरेंद्र पाल सिंह को तत्कालीन एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स को स्टेटमेंट देना पड़ा साहब पार्लियामेंट के अंदर जी। आप कहेंगे तो मैं स्टेटमेंट पढ़ भी देता हूं वो। और लुई माले ने जो मूवी बनाई थी भारत के ऊपर, उसको डिस्टॉर्टेड एक पिक्चर खड़ी करने के प्रयास हुए, यही वो बीबीसी है सर, जिस बीबीसी में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री के बारे में 30 जून 1984 को एक आतंकवादी जगमीत सिंह चौहान ने उनका सर धड़ से अलग करने की बात कह दी थी। ठीक है, बीबीसी के जो ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन का फ्रेमवर्क टूट रहा है। आपने जो 2014 के बाद बोला, 2014 के बाद एक पॉलिसी के रूप में एक पॉलिसी चेंज एक हुआ कि आतंकवाद को केवल ये एंड प्रोडक्ट नहीं मान के, बकायदा ये एक मिशन है कि एक बड़े पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव को पूर्ण प्राप्त करने का एक सीढ़ी मात्र है। ठीक, सैयद जवाद जी, आप ही के पास में मैं एक बार रिस्पॉन्ड कर दूं, 10 सेकंड का रिस्पॉन्ड कर दूं। विदेश नीति पे बात हो रही है, विदेश नीति के एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, सुरक्षा नीति को, ये वो नीति कहां चली गई थी जब हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमला होता है और आईएसआई को बुला लिया जाता है? कहां चली गई थी विदेश नीति? बगैर क्लियरेंस लिए जो है पहुंच जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ, बुलाते हैं ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को। क्या हो गया विदेश नीति को? ये विदेश नीति है। विदेश नीति वो होती, चले जाते हैं जाकर के जीना की मज़ाद पे कसीदे पढ़ने वाले आ जाते हैं, ये विदेश नीति थी। जवाद भाई, ये हमारे हम एक मैं अभी आ रहा हूँ यार, आप पूरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब भूल रहे हैं। हाँ, मैं जोड़ रहा हूँ। नहीं, आप जोड़िए। हमारी सेना ने इतना जबरदस्त शौर्य दिखाया, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। हम एज पे थे, अचानक मैं क्यों नहीं करूंगा? मेरी सेना है, मेरा देश है, मेरा मुल्क है। हमने तो उस वक्त जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे जिस वक्त जो है वो जंगी बेड़ा भेजा था अमेरिका ने। हम तो दबाव में नहीं आए। यहाँ ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया, कितनी बार आकर के बोलता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कौन दोषी है? विपक्ष दोषी है, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस, 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 ये कांग्रेस वो। अरे आपने क्या करा इतने 11 सालों में? ताली और थाली बजाने के सिवा दूसरा बताइए विदेश नीति क्या थी? कौशलकांत मिश्रा जी, जो तमाशा है, जो तमाशा चल रहा है, बात उठा रहे हैं, उसका जवाब आप देंगे। इसका जवाब कौशलकांत मिश्रा जी देंगे। देखिए, इसका जवाब पूरे विश्व में नजर आ रहा है। एक नया ग्लोबल ऑर्डर विश्व में तो वो नजर आ रहा है, डॉलर और रुपए की वैल्यू नजर आ रही है विश्व में। जब्बार साहब कहां चला गया है? जब्बार साहब लीजिए, अब ये भी ना बताओ, अब ये भी ना बताओ। चलो ठीक है, आप स्टूडियो में बैठे हैं तो उसका फायदा उठाने की नहीं, अरे डॉक्टर आप ऐसा ना करिए, आप बड़े भाई है हमारे, आप तो जानते हैं, बड़े भाई। बोलिए, आप मुझे ये बताइए, आपके साथ इतना बड़ा बॉम्बे का टेरर अटैक हुआ, इतना बड़ा बॉम्बे का टेरर अटैक पत्रकार का यही तो काम होता है। हमारी सेनाएं तैयार थी आक्रमण करने के लिए,
उसके बाद भी अगर एक सरकार अटैक नहीं करती है तो हमें उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या हमें नहीं उठाना चाहिए? उसके बाद जब से 2014 के बाद बात हो रही ना, 2014 के बाद भारत बदल गया है, ये मैं नहीं कहता, ये विदेशी अखबार में छपते हैं आर्टिकल, ये मैं नहीं कहता। भारत बदल गया है, फ्रेजाइल 5 से 5वीं इकॉनमी बना दिया गया है, सबसे ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट खत्म हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमारे यहां करीब 75% से ज्यादा जो इंपोर्ट होता था डिफेंस चीजों का, उसको खत्म किया गया है, लोकल प्रोडक्शन हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? ब्रह्मोस की ताकत अभी देखी है दुनिया ने। हम पहली बार ऐसा हुआ है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे बढ़े हैं। नंबर से 5वें नंबर पर आए हैं। ये तो क्या था? ये तो हाँ अर्थव्यवस्था में। हाँ। और डॉलर कहाँ चला गया? डॉलर आए कि एक सेकंड रुक जाइए लाल, हम लोग भी थोड़ा इकोनॉमी पढ़े। हाँ जरूर। काश मैंने भी चाय बेची होती तो क्या बात थी। वाह 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 वाह। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, चाय बेचना बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। मैंने कब कहा? मैंने खुद बेची होती, मजा आ जाता। क्या बात थी? क्या फालतू मैंने इतनी डिग्रियां ले रखी? ठीक है, नहीं वो क्योंकि इस तरह के एआई वीडियो वगैरह आते रहते हैं ना कांग्रेस के हैंडल से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाय बेचना कोई बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, मैं तो सम्मान करता हूँ चाय बेचने वालों का, रेहड़ी पटरी वालों का, गरीबों का, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं उनका लोग सम्मान करता हूँ। लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा इसी सरकार ने किया है, उनके लिए सबसे ज्यादा। अच्छा लौटिए आज के विषय पर, लौटिए आज के विषय पर लौटिए। मुझे बताइए, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने क्या कहा 26/11 हमले के बाद रिटेलिएट करने के मामले में, जवाब देने के मामले में? पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने क्या कहा? सैयद जवाद भाई। नहीं, पी चिदम्बरम साहब ने जो कहा है वो बहुत गौर फिक्र करने के बाद सबके, क्योंकि कोलिशन के अंदर गवर्नमेंट चल रही थी, आप भी जानते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। ठीक है, बहुत सी सरकारें चलती हैं, सबकी सहमति जरूरी होती है। अब इनकी तरह नहीं सहमति, इनके पास तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी हो जाए, उसके बाद सब कुछ हो गया। हमारे देश के ऊपर कितने आतंकवादी हमले हो गए, क्या करा अभी तक? कहां हमारे कहां नहीं हुए, कहां नहीं हुए? आप बताइए 2019 से पहले नहीं हुई है कि आप पुलवामा नहीं हुआ हमारे ऊपर, मतलब सबके ऊपर 10 साल का कंपैरिजन कर लीजिए। ये है नीति साहब, 10 साल ये है दुराचारी भारतीय जनता पार्टी का। सवालों के जवाब नहीं देना, चीखना चिल्लाना, प्रोपेगेंडा करना, लोगों की डेथ में 90% की कमी आई है। यही सदन के अंदर 75% ज्यादा की ग्रोथ हुई है। गजब बात। जितना मुल्क हमारा है कुछ भी गलत बोलते हैं। सैयद जवाद भाई, सैयद जवाद भाई कुछ बातें मैं जोड़ता हूँ। पुलवामा टेररिज्म में, आतंकवाद कुछ मुझे जोड़ने दीजिए। पुलवामा अगर हुआ सैयद जवाद भाई, पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक भी हुआ, पहलगाम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ कि नहीं हुआ, उड़ी अगर हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, ये तो हुआ है ना। अरे तो हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए या नहीं हुए? किसने करे? कौन सी सरकार थी? तो सवाल कौन उठा रहा है? नहीं, हमने सवाल नहीं उठाया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद 26/11 हमले पर क्या किया? अरे भाई कांग्रेस ने तो सबूत मांगे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, तोड़ने की। अरे भाई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे ना, हमने तो नहीं मांगे। कब नहीं दिया गया? आप बताइए। क्या बताओ? ये नहीं होगा, कौन सा सबूत मांगा? हमला होता है तो सेना पर सवाल करते हैं, सेना की कार्रवाई पर सवाल करते हैं, उसके लिए सबूत मांगते हैं। फिर परवेज मुशर्रफ को बुला लें साहब। ये कांग्रेस का कैरेक्टर है, हम बुला ले चाय के ऊपर ठीक है, ठीक है। विदेश नीति में बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा क्या है? तो अच्छा तो ये करेंगे लाल सिंह सर। जवाब साहब मुझे ये बताइए, इस मूवी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कांग्रेस हमारी कहीं पर अगर कोई दर्द हो रहा है तो हम लोग ने हमेशा इस मूवी में ऐसा क्या है जिससे कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है? इसका तो जवाब दे दीजिए। आप तो ऐसे प्रवक्ता नहीं थे। नहीं, आप बताओ ना। नहीं, आप मुझे नहीं, आप सवाल का जवाब दो ना। आपकी प्रवृत्ति है नहीं ऐसी। अरे सर, आप मुझे ये बताओ, इस मूवी में ऐसा क्या है कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है? इसका ठीक है, ठीक है। चिल्लाने लगे। अब जरा आप दोनों आराम कीजिए, आप दोनों थोड़ा सा, तो ये है ना, आप दोनों अभी थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। अभी मैं बाकी पैनलिस्ट के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब जुड़े हुए हैं? हाँ, नहीं है अतीकुर रहमान साहब, अभी नहीं है। अभी अतीकुर रहमान साहब नहीं है। मैं दिव्यांश काला के पास आता हूं। दिव्यांश काला जी, ये बताइए कि जो इस फिल्म में दिखाया गया है और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी के जिस बयान का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं, ये दोनों एक लाइन की बातें हैं? क्योंकि फिल्म में भी ये बात कही गई है कि उस समय सैयद जवाद भाई उसका कारण बता रहे हैं, कारण को समझा जा सकता है कि भाई गठबंधन की सरकार थी, लेकिन जो हुआ वो तो एक लाइन पर है जो फिल्म में दिखाई गई और जो पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, दोनों एक लाइन की बातें हैं। लालचंद जी एक छोटा सा, अभी जवाद साहब ने पूछा साहब आपके उसमें पुलवामा हो गया, वो 2-3 उन्होंने बताए।
तो ठीक बात है कि पिछले 10 सालों में एक घटना नहीं हुई थी, एक घटना भी हाल में जो दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लाल किला ठीक है, ब्लास्ट। हाँ ठीक है साहब, लेकिन ये एक बात बड़ी अभी कह रहे थे कौशल कांत जी, मैंने कहा ना सर ने माना कि हमारी जवाद साहब, मैंने आपको एक बार सुनिए पहले एक बार, फिर मैं आपको बात, कश्मीर के अंदर जो छोटा मोटा इंसर्जेंसी है वो था, और पहलगाम होना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, क्यों हुई, उसके बाद एक्शन क्या हुआ, वो सब है। एक मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूं, जरूर। 2004 से 2014 के बीच का मामला, केवल, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलता हूं, भारत के भीतर ही 16,463 हिंसात्मक घटनाएं, नक्सलवाद को मिला करके मैं बता रहा हूं। अच्छा, ठीक है। और आज की स्थिति यह है कि 3 ही जिले अब नक्सलवाद से केवल बचे हैं कि जिनको नक्सलवाद समाप्त जहां से होना है। जेएनयू में जाकर के एक गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि साहब हम नक्सलियों से बात करने को तैयार हैं। ये जो राउंड 360 डिग्री जो पॉलिसी एक पूरा चेंज हुआ है कि हम एक तरफ आयरन फ्लिचिंग भी है, उससे भी डील करेंगे आपको, और दूसरी तरफ आपकी रिहेबिलिटेशन, अगर आप में समाज की मुख्य धारा में आने को तैयार हैं तो उसमें भी आपका समर्थन आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। इस प्रकार की ये जो पॉलिसी खड़ी करी गई, क्या उसको आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्व का पड़ाव नहीं मानते हैं क्या? साहब छोड़ दीजिए बीजेपी कांग्रेस, ये देश की उपलब्धि है जी, ये देश की उपलब्धि है कि वामपंथी, अभी जिस वामपंथ को दुनिया भर में अब खतरे के रूप में लिया जा रहा है, पोलैंड ने तो कम्युनिस्ट पार्टी को वहां की बैन कर दिया, लेकिन ये भारत का डेमोक्रेटिक रिसाइलेंस है कि यहाँ पर किस प्रकार से ऐसे इंटरनल थ्रेट्स को, एक्सटर्नल थ्रेट्स को डील कर रहे हैं। ठीक है। और 2014 से मैं लौटता हूं साहब, जिन लोगों के साथ आप खड़े हो रहे हो उनका पूरा इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, थोड़ा सा समय दीजिए, किसकी ओर है? ब्रेकिंग न्यूज दिखाना, मैं लौटता हूं, लौट करके फिर इस बहस को जारी रखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है। ये देखिए, वहां पर भी आतंकी हमले हो गए। सिडनी की बोंदाई बीच पर भीषण गोलीबारी हुई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भयानक आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, और पीएम ने यह भी कहा कि दुख की घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ हैं। तो इस तरह की घटना की ये खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, वहां पर आतंकी हमला हुआ है और उसमें 11 लोगों की दुखद मौत, ये खबर आ रही है। और ये सिडनी की बोंडाई बीच है, जाहिर सी बात है कि वहां पर लोग होंगे उपस्थित, और वहां पर यह गोलीबारी हुई और वहां यह घटना घटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दुख जताया। उन्होंने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, भयानक आतंकी हमले की, और कहा है कि दुख की घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ हैं। अखिलेश सुमन, हमारे संवाददाता जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर पैनी नजर रखते हैं, जुड़ गए हमारे साथ। अखिलेश सुमन जी, बताइए कि ये घटना क्या, इस घटना के बारे में अभी तक क्या ब्यौरा मिला है, कैसे और क्या कुछ पता चल पा रहा है कि इस घटना को अंजाम दिया किसने है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो एक घटना हुई है, बॉन्डी बीच वहाँ का बहुत ही फेमस बीच है, और वहाँ पे एक हनुक्का फेस्टिवल होता है जो यहूदियों का कि काफी महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है, हनुक्का फेस्टिवल। और हनुक्का फेस्टिवल का शुरुआती दिन है आज, और उसी समय जब बीच पे उनका कार्यक्रम चल रहा था, उसी कार्यक्रम पे हमला हुआ है। और जो पुलिस की यहाँ सूचना है, स्थानीय पुलिस की, उसने बताया कि 12 लोग इस हमले में मारे गए हैं। सिडनी के पास ये बीच है, सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही प्रमुख शहर है। जो कहते हैं कि एक आदमी जो गनमैन था जिसने की गोलियां चलाई थी, वो मारा गया है, और एक दूसरा जो गनमैन है वो अभी भी जख्मी है, वो जिंदा है। तो इस तरह से कहें कि अगर जख्मी आदमी वो पकड़ा जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि कुछ सूत्र का पता चले कि किस तरीके से किसने हमला किया, क्या है। लेकिन पुलिस ने उसको कहा है कि ये आतंकवादी घटना है। इस आतंकवादी घटना के हिसाब से जब पुलिस ने डिक्लेयर किया, उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आया है, उन्होंने इस घटना की निंदा की है जी। ऐसा पहले भी हुआ है, एक दो बार और भी हुआ है, कई बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है जो ज्यूइश लोगों के खिलाफ कुछ हिंसा की घटनाएं हुई हैं, और उन हिंसा की घटनाओं पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हालांकि कठोर रुख अपनाया है। लेकिन फिर भी ये जो हिंसा की घटना है, निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी चिंता का विषय है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश जी, वही मैं कहने वाला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकी घटना की निंदा की, दुख जताया है। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा है?
प्रधानमंत्री ने काफी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। आपको याद होगा कि जब 9 अक्टूबर की घटना हुई थी, जब गजा के जो हमास के जो आतंकवादी थे, उन्होंने आकर जब इजराइल के अंदर इस घटना को अंजाम दिया था, उस समय ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे आतंकवादी घटना कहा था और काफी कड़े शब्दों में निंदा की थी और कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सभी साथ हैं। और उसी तरह इस घटना के खिलाफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने काफी कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की है और कहा है कि भारत की जनता की तरफ से हम उन फैमिली को जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति काफी संवेदना व्यक्त करते हैं और भारत इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़ा है। भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि आतंकवाद के मामले में भारत जो है वो जीरो टॉलरेंस मानता है, मतलब आतंकवादी घटना को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा भारत मानता है। और ऐसे किसी भी आतंकवादी घटना के खिलाफ, किसी भी आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ भारत उस देश के साथ खड़ा रहेगा जो उस आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से कहे कि एक पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की सरकार को और जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को, यहूदियों को और एक तरीके से कहें कि इजराइल को भी एक सॉलिडेरिटी का संदेश दिया है। अखिलेश जी, जिस तरह की ये घटना आज घटी है गोलीबारी की और जिस तरह से ये हमला किया गया है आम लोगों पर, ऑस्ट्रेलिया में क्या पहले भी इस तरह की घटनाएं, इससे मिलती जुलती घटनाएं होती रही हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली है और खास करके 9 अक्टूबर के बाद तो कई घटनाएं अभी देखने को मिली है कि इस तरह से अभी मान लीजिए कि मुझे जो अभी तक याद आ रहा है कि 2024 के मई 25 को ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा जूइश यहूदियों का एक स्कूल है, उस स्कूल में एक हमला हुआ था। उसके बाद फिर दिसंबर 6 को 2024 में ही दिसंबर 6 को ऑस्ट्रेलिया में जो एक इजरायली सिनागॉग में आग लगा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद 7 दिसंबर को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो जो सेमेटिक घटनाएं हैं वो उसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और उसको उन्होंने यह भी कहा था कि ये जो फिलिस्तीन के जो कुछ लोग हैं उन लोगों का हाथ है इसके पीछे। उसी तरह से 2025 में भी इस तरह की घटनाएं हुई है। जनवरी 11 में हुई है, जनवरी 21 में हुई है, फिर फरवरी 12 को हुई है। शुक्रिया अखिलेश जी, आगे हम आपसे इस बारे में और विस्तार से जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लौटते हैं बड़ी बहस की तरफ और हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब जी जुड़े हुए हैं। अतीकुर रहमान साहब जी का मैं रुख करता हूं। अतीकुर रहमान साहब, आपने कहा कि आपने तो फिल्म नहीं देखी है, लेकिन कुछ लोगों ने आकर के बताया, तो आपने इस फिल्म के बारे में एक विचार बनाया। अब ये बताइए, क्या आपका यह विचार बना कि ये फिल्म किसी एक खास समुदाय के खिलाफ है? जी लाल जी, ये क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम इस जो लोग भी इसको अपोज कर रहे हैं, ये जो इसके ऊपर मुखालिफ बन के बैठे हुए हैं, और सीधी सी बात है कि आप कहेंगे कि भाई आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ या उनकी सोच के साथ जोड़ लें, तो ये कितनी गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। हम भी वही मुद्दा उठा रहे हैं, कि बिल्कुल जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। विरोध के लिए भी अपने आप को क्यों जोड़ना होगा जी, ये बड़ा घातक साबित होगा जी, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हैं जी, और हमारी पूरी ओपोजिशन में भारत सरकार का बेशक हमने ये देखा भी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसी हमारी एकता दुनिया को दिखी है, ये हम सब ने देखा भी है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आलोचना तक ठीक है, आलोचना का अधिकार तो लोकतंत्र में होना ही चाहिए। क्यों? डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी, आपका फाइनल रिमार्क। देखिए, आलोचना का स्वागत है, लेकिन वो आलोचना अगर देश के ऊपर जाती है तो उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है। और जो जब्बार साहब आप मेरे से पूछ रहे हैं टेररिस्ट इंसिडेंसेस 2014 से लेके 2004 से 2014 में 1100 लोगों की डेथ हुई थी। 16 अलग अलग स्टेट में हमले हुए थे। ठीक है, मेरे पास पूरी लिस्ट है। 45 से ज्यादा मेजर इंसिडेंट हुए जो घट करके लेस देन 90% खत्म हो चुके हैं। करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी, आतंकवाद का खात्मा कर दिया था, जीएसटी लगा के आतंकवाद का खात्मा कर दिया था, कमर वहां से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या सवाल आपके सामने करें और क्या चीजें करें? दिव्यांश काला जी, दिव्यांश काला जी, ऐसे विषय पर हम आगे कुछ और फिल्में देखेंगे क्या? लालचंद जी, एक बात मैं अतीकुर रहमान साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वास्तव में भारत के कोई मुसलमानों को दोष नहीं दे रहा है साहब। बिल्कुल, हम तो
हम उस एलीट की बात कर रहे हैं, उन पॉलिसी निर्धारकों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने ऐसे रोमांटिक इमेजिनेशन में मुस्लिमों को डाला। जी साहब, ये प्रश्न आप अपने समाज के इस समाज के नेताओं को करना चाहिए। बिल्कुल, उस समाज की कोई गलती नहीं है साहब। खामखा ऐसे लोग नंबर 2 ठेकेदार बन जाते हैं। नंबर 2, आप आज के समय हमको समझना पड़ेगा, डोभाल साहब की बहुत बात हुई, यही डोभाल साहब है जिन्होंने एक युद्ध के नई तरीके की बात की जिसको आज के समय 5वीं पीढ़ी का युद्ध बोलते हैं। बिल्कुल, कि अर्बन इंस्टॉलेशन हमारा वॉर है। योगदान है वो तो खैर पूरा भारत जानता है कि भारत क्या पूरी दुनिया जानती है। हमारे दरवाजे भी युद्ध है बिना हथियारों का। शुक्रिया, शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रमंच पर जुड़ने के लिए और बड़े विषय पर बड़ी बहस करने के लिए। तो आज हमने बात की कि फिल्म धुरंधर जो है उसका पाकिस्तान में विरोध तो समझा जा सकता है, लेकिन भारत में क्यों विरोध, इसी की पड़ताल हम कर रहे थे राष्ट्रमंच में बड़ी बहस में। आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।